नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पर एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स 2024 की जो बुक सीरीज चल रही है, उसी के तहत आज वीडियो में हम लोग इस बुक का चैप्टर नंबर 14 जो कि बिहार सरकार की नई नीति से संबंधित है, चैप्टर 15 जो कि बिहार मंत्रिपरिषद के द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय से संबंधित है, चैप्टर 16 पद्म पुरस्कार 2024 में जो बिहार के लोगों शामिल हैं उससे संबंधित है, तथा चैप्टर नंबर 17 जो कि 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2 से संबंधित है। इन सारे टॉपिक को कवर करेंगे। दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। दोस्तों, अभी तक इस सीरीज़ के तहत जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में उन सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और पहला टॉपिक है बिहार सरकार की नई नीति। तो 2024 में 2023-24 में जो भी बिहार सरकार की नई नीति लागू की गई है, क्या उसका उद्देश्य था उसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि आगामी जो बीपीएससी और बिहार सरकार द्वारा जितने भी परीक्षा आयोजित किए जाने वाले हैं उसमें यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। तो पहला टॉपिक है बिहार खरीद अधिनियमानता नीति 2024। इसका क्या उद्देश्य है? तो बिहार वित्त विभाग द्वारा द बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। इस नीति के तहत बिहार में स्थापित छोटे बड़े उद्योगों को विभिन्न संसाधनों और सेवाओं की खरीद में बिहार को पहली प्राथमिकता देनी होगी। 5 लाख से ज़्यादा की खरीदारी पर बिहार के उत्पाद को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नीति का यही उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है नीति है वो है, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 काफ़ी चर्चा में भी रहा था। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य बिहार को फिल्म शूटिंग और फिल्म निर्माण के लिए प्रमुख स्थान बनाना और राज्य में फिल्म उद्योग के समावेशी विकास का वातावरण बनाकर राज्य के विकास को प्रोत्साहित करना। उद्देश्य किसका? बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024। नेक्स्ट जो है गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024। इसका उद्देश्य क्या है? तो गुड़ प्रोत्साहन नीति 2024 के द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में गन्ने की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें 50% तक की अनुदान का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो गुड़ प्रोत्साहन नीति के तहत। नेक्स्ट जो नीति है बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023। इसका क्या उद्देश्य है भाई? तो राज्य कैबिनेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 को मंजूरी दी है और यह अगले 5 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, यानी 2023 से 2028 तक प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट जो नीति है वो है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023। इसका क्या उद्देश्य है? तो इस नीति के तहत राज्य में लॉजिस्टिक सुविधाओं के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को संभावित निवेशकों के लिए और आकर्षण का केंद्र बनाया जाएगा बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो नीति है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट नीति है बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। इसका क्या है? बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 बिहार सरकार, इसके तहत बिहार सरकार राज्य में बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए प्लांट लगाने वालों को प्लांट और मशीनरी की लागत का 15% अनुदान देगी। यह अनुदान अधिकतम 5 करोड़ तक होगा, यानी 5 करोड़ तक का अनुदान देगी। 15% अगर अधिकतम 5 करोड़ तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। इसके लिए तो बायोफ्यूल्स को प्रोत्साहन देने के लिए, बायोफ्यूल्स उत्पादन के लिए, प्लांट लगाने के लिए, मशीनरी लगाने के लिए ये प्रोत्साहन नीति बनाई गई है। नेक्स्ट है बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म 2022। इस नीति को 26 मई 2022 को मंजूरी की गई थी। बिहार में कपड़ा एवं चमड़ा उद्योग लगाने पर 15% का पूंजीगत अनुदान, अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके तहत 4 जुलाई 2023 को मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार इसे 30 जून 2024 तक विस्तार करने की स्वीकृति दे दी गई थी। यानी
नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। बिहार सरकार के इसका उद्देश्य हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार सरकार के तत्कालीन उद्योग मंत्री, उस समय के उद्योग मंत्री जो थे यानी 2022 में, शाहनवाज हुसैन ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 की लॉन्चिंग की तथा साथ ही उन्होंने स्टार्टअप नीति 2022 को लेकर एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया। इसके तहत राज्य के युवा उद्यमियों को 10 साल के लिए बिना ब्याज के 10 लाख दिए जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो विधेयक है ये सब 2022 से है, तो इसको हम लोग स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो 15 नंबर चैप्टर है वो 2024 में बिहार मंत्री परिषद द्वारा लिए गए प्रमुख निर्णय। तो जो भी 2024 में प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उसको हम लोग संक्षेप में यहाँ एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे, जिससे कि आपको दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाए। तो 16 जनवरी 2024 को जो बिहार मंत्री परिषद की बैठक हुई उसके तहत कुल 18 एजेंडों पर निर्णय लिया गया। उसमें से जो महत्वपूर्ण है, 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पहला है बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा संशोधन 2024 को लागू करने की स्वीकृति दी गई। किसके तहत? तो 16 जनवरी 2024 को जो बिहार मंत्रिमंडल की बैठक थी इसके तहत। ठीक है, इस बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, सिडबी क्लस्टर विकास निधि यानी SCDF के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया यानी SOP निर्धारित करने की भी स्वीकृति दे दी गई। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो क्या था? मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों के आश्रितों को 2.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये 3 बड़े निर्णय लिए गए 16 जनवरी 2024 के मंत्रिमंडल की बैठक में। अगला जो बैठक था वो था 6 फरवरी 2024 को। इसमें कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? तो 14 महत्वपूर्ण योजना में कुल 14 विषयों पर निर्णय लिया गया, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्या है? केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशुपालकों के द्वारा पर पशु चिकित्सा डोर स्टेप डिलीवरी सेवा सुविधा उपलब्ध कराने की योजना को स्वीकृति दी गई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया ये क्या था? रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस रैंप योजना की स्वीकृति दी गई। इसके तहत रैंप विश्व बैंक से समर्थित योजना है और इसकी अवधि 2023-24 से 2026-27 तक की है। ठीक है, नेक्स्ट जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई वो 15 मार्च 2024 को हुई और इसके तहत भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो 6 महत्वपूर्ण, वैसे तो कुल 108 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, लेकिन जो उसमें 6 महत्वपूर्ण है जो कि आगामी एग्जाम को देखते हुए पूछे जा सकते हैं, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो पहला कौन सा है? बिहार निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 की स्वीकृति दी गई, प्रदर्शन आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है इसके तहत। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय, वित्तीय वर्ष 2024-25 में कृषि यांत्रिकीकरण में 82.25 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था, मोइनुल हक स्टेडियम पटना के राजेंद्र नगर में जो मोइनुल हक स्टेडियम है इसके पुनर्निर्माण के लिए भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी BCCI को दीर्घकालीन लीज पर सौंपा जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण निर्णय, भागलपुर में वर्तमान हवाई अड्डे को स्थानांतरित करते हुए न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर नए हवाई अड्डे के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। पांचवा महत्वपूर्ण निर्णय था, राजगीर में विमान के परिचालन हेतु न्यूनतम 6000 फीट लंबाई का रनवे तथा एक टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर हवाई अड्डा के निर्माण हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। तो भागलपुर और राजगीर के लिए ये है। नेक्स्ट जो था वो था छठा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत औरंगाबाद, डिहरी, अरवल, सासाराम, जहानाबाद, भभुआ और मोहिनिया शहरों के लिए सतही जल का उपयोग करते हुए पेयजल उपलब्ध कार्य के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। और सातवां और अंतिम महत्वपूर्ण जो निर्णय था वह था, भागलपुर के सुल्तानगंज के
अजगैबीनाथ मंदिर के समीप गंगा नदी के दाएं तट पर पुरानी उत्तर वाहिनी धार में चैनल एवं सीढ़ी घाट का निर्माण किया जाएगा। अब 14 जून को मंत्रिमंडल की बैठक में कुछ महत्वपूर्ण 25 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था बिहार आकस्मिकता निधि के अस्थायी काय जो 350 करोड़ रुपए हैं को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करने की स्वीकृति दे दी गई है। नेक्स्ट जो था 20 जून की बैठक में 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण थे, उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य के सभी नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में खेल क्लब के गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई, और दूसरा है 4 महत्वपूर्ण शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा एवं भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव हेतु सैद्धांतिक सहमति दी गई। अब इस पे एसओपी का कार्य चल रहा है। कौन कौन से, तो पटना में तो बन ही रहा है, और 4 और शहरों में बनाए जाने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी गई। कौन कौन, तो मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ये चारों शहरों के नाम आप लोग याद रखिएगा। 12 जुलाई को जो निर्णय लिया गया, उसके महत्वपूर्ण जो निर्णय है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला है माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स मामले में पारित आदेश के अनुपालन में मैनुअल सीवर सफाई कर्मी की सीवरेज कार्य के दौरान सीवर से होने वाले मृत्यु के कारण पीड़ितों के आश्रितों को कौन कौन सी बात कही गई है, तो सरकारी विद्यालय में नामांकन, कौशल प्रबंधन से संबंधित प्रोग्रामों को उनका नामांकन, मृत्यु पर 30 लाख रुपए का मुआवजा, अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपए तक का मुआवजा, अन्य विकलांगता की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 10 लाख रुपए तक का मुआवजा देने की बात सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई है। इस पे सहमति हुई है इस बैठक में। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय था, वित्तीय वर्ष 2024-25 में पीएमई बस सेवा के लिए 1032.81 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत पटना में 150, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में 50-50 ई बस का प्रावधान है। टोटल 400 ई बस भारत सरकार इसके तहत देगी बिहार को। सोन, किउल, फल्गु, मोरहर एवं चानन नदी का पुनर्भरण हेतु अध्ययन किया जाएगा तथा 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति भी इस बैठक में दी गई। अब 21 अगस्त 2024 को कुछ निर्णय लिया गया, जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो 21 अगस्त 2024 की बैठक में 31 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचलों, कौन कौन से, पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगंज अंचल सृजित किए जाएंगे, यानी पटना अंचल को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है, मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षा योजना की स्वीकृति दी गई है, और इसके तहत सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का टीकाकरण किया जाएगा। 10 सितंबर 2024 के बैठक में 46 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। पहला है पर्यटकों की सुविधा हेतु पीपीपी मॉडल पर पटना में 3 5 सितारा होटलों के निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है। तो पटना में कितने 3 5 स्टार होटल के लिए मंजूरी दी गई है, तो 3। इसमें सुल्तान पैलेस को हेरिटेज की तरह विकसित किया जाएगा तथा पाटलिपुत्रा, अशोका एवं बांकीपुर का निर्माण ढांचा तोड़कर किया जाएगा। ठीक है। दूसरा है बिहार विधान मंडल के माननीय सचेतगण को उप मंत्री के बदले राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में 45 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। पहला है प्राकृतिक गैस
यानी सीएनजी एवं पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर वैट की दर को 20% से घटाकर 12.5 करने का तथा माल का विनिर्माण करने वाले औद्योगिक इकाइयों को इंडस्ट्रियल कनेक्शन के माध्यम से प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी की बिक्री पर वैट की दर को 20 से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है। इसी के तहत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर को बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के रूप में नामांकन किया जाएगा तथा दूसरा नेक्स्ट जो निर्णय लिया गया वो है बिहार विधानमंडल के माननीय, ये तो पहले भी चर्चा हो चुकी है। अगला है 15 अक्टूबर 2024 को बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में 22 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिसमें 2 महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। पहला है खान एवं भूतल विभाग के अंतर्गत बिहार खनिज समानुदान अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति दी गई तथा स्वास्थ्य विभाग के तहत बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग संशोधन नियमावली 2024 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अब हम लोग आते हैं 16 नंबर चैप्टर, जो कि पद्म पुरस्कार, बिहार से संबंधित पद्म पुरस्कारों से संबंधित ये टॉपिक है, इसकी चर्चा अब हम लोग करेंगे। तो पद्म पुरस्कार 2024 आपको पता ही होगा कि हर साल पद्म पुरस्कारों की घोषणा की जाती है, तो उसी तरह उसे पद्म अलंकरण कहा जाता है। उसी तरह वर्ष 2024 के लिए 132 व्यक्तियों को पद्म अलंकरण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें बिहार के कुल 7 व्यक्ति शामिल थे। टोटल देश भर में 132 में 7 बिहारी थे। उनमें पहले थे जो सबसे बड़ा उच्च होता है पद्म विभूषण, ठीक है, तो उसे उनमें एक बिहारी को दिया गया था। टोटल 5 लोगों को दिया गया था पद्म विभूषण, जिसमें एक थे बिंदेश्वर पाठक, जिनका की संबंध बिहार से था। और ये कौन है, तो सुलभ आंदोलन के जनक रामपुर, वैशाली के रामपुर के निवासी थे बिंदेश्वर पाठक। 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की तथा इन्हें वर्ष 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था और 2024 में अब पद्म विभूषण दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए 2016 में इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। और आपको पता होगा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री 3 तरह के पद्म अलंकरण होते हैं। दूसरा जो था सीपी ठाकुर को दिया गया इस साल 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार, ठीक है। सीपी ठाकुर किसके लिए, तो चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने कालाजार रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय प्रयास किया है। उन्हें 2017 में WHO द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी पुस्तकें जो है वो, इनके द्वारा लिखित पुस्तकें का नाम है काला अजार अतीत, वर्तमान और भविष्य। ये 2 पुस्तकों इनके द्वारा लिखित है। बाकी जो 5 लोग हैं उन्हें पद्मश्री दिया गया इस साल 2024 में। कौन कौन है, तो सुरेंद्र किशोर, इन्हें पत्रकारिता में अहम योगदान के लिए पद्मश्री दिया गया 2024 में, इनका संबंध बिहार से है। दूसरे हैं राजकुमार मलिक, ये दरभंगा घराने के ध्रुपद गायक है, इन्हें भी 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है मिथिला लोक कला के लिए, वो लोग हैं शिवम पासवान एवं शांति देवी पासवान। इन्हें संयुक्त रूप से मिथिला लोक कला के लिए 2024 का पद्मश्री अलंकरण दिया गया तथा अशोक कुमार विश्वास, जो कि टिकुली कला के लिए बिहार के में प्रसिद्ध है, इन्हें भी पद्मश्री सम्मान से अलंकरण से इस साल सम्मानित किया गया है। कुछ पुराने हम लोग देख लेते हैं 2023 के पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ बातों को मेमोराइज कर लेते हैं। तो 2023 के लिए 106 व्यक्तियों को पद्म अलंकरणों से सम्मानित किया गया था, जिनमें बिहार के कुल 3 व्यक्ति शामिल थे। कौन कौन थे भाई, तो पद्मश्री 3 लोगों को दिया गया था 2003 में। एक थे आनंद कुमार पटना के साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, और दूसरी थी सुश्री सुभद्रा देवी मधुबनी की है, वो कला के क्षेत्र में, और तीसरे थे श्री कपिल देव प्रसाद नालंदा के, उन्हें भी कला के क्षेत्र में 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2022 के पद्म पुरस्कारों की भी थोड़ी सी झलक देख लेते हैं। तो 2022 में बिहार के कुल 2 व्यक्तियों को पद्मश्री के लिए चुना गया था। कौन कौन थे भाई, तो आचार्य चंदना जी, जिन्हें सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्हें चुना गया था।
और दूसरे थे श्री सैलाब गुप्ता, इन्हें मरणोपरांत चुना गया। दोस्तों ये ऊपर में जो है ना हमारे बिंदेश्वर पाठक, इन्हें भी मरणोपरांत ही चुना गया है। ठीक है, तो मैं आपको रिकॉल करा दिया आपको। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं जो 17वां चैप्टर था 7 निश्चय, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको पता होगा 7 निश्चय का पार्ट 2 आ चुका है। 7 निश्चय पार्ट 1 2015 से 20 तक था, उसकी एक झलक हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 7 निश्चय पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। ठीक है, 7 निश्चय पार्ट 1 के अंतर्गत आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवं हर घर बिजली लगातार निश्चय लक्ष्य को प्राप्त किए जा चुके हैं। ठीक है, आर्थिक हल युवाओं को बल, इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। आर्थिक हल युवाओं के बल, इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। कौन कौन सी योजना है भाई? तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल एवं युवा कार्यक्रम। ये तीनों जो कार्यक्रम योजनाएं हैं वो आर्थिक हल और युवाओं के बल का जो 7 निश्चय है इसके तहत चलाया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, ये क्या है? तो इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 तरह के 7 निश्चय, जो 7 निश्चय पार्ट 1 का जो 2 निश्चय था, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार तथा हर घर बिजली लगातार, ये दोनों लक्ष्य प्राप्त किए जा चुके हैं। तीसरा लक्ष्य है आर्थिक हल युवाओं के बल, तो इसके तहत 3 योजना कार्यरत है। उनमें पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो जो कि इसके तहत, इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। दूसरा जो योजना है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, तो इस योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो तीसरा योजना चल रहा है आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत, वो है कुशल युवा कार्यक्रम। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष है 2024-25 में 363 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये आंकड़े आप याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय 1 पार्ट का चौथा जो निश्चय है वो है हर घर नल का जल। तो इसके तहत यानी हर घर नल जल के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1295 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पांचवा जो 7 निश्चय योजना है वो है घर तक पक्की गली नालियाँ। इसके अंतर्गत 2024-25 में 150 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। छठा जो योजना है 7 निश्चय पार्ट 1 का जो छठा निश्चय है वो है शौचालय निर्माण, घर का सम्मान। तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लक्षित सभी 115.60 लाख घर को आच्छादित करते हुए सभी 8053 पंचायत, 534 प्रखंड और 101 अनुमंडल तथा सभी जिला एवं शहरी क्षेत्रों में सभी 3398 शहरी वार्ड एवं 142 नगर निकाय को ओपन डिफेकेशन फ्री यानी ODF घोषित किया जा चुका है। ठीक है, 7वां जो निश्चय है 7 निश्चय पार्ट 1 का जो 7वां निश्चय है वो है अवसर बढ़े आगे बढ़े। इसके अंतर्गत विभिन्न कॉलेज और संस्थान का निर्माण किया जा रहा है जो अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के तरफ, जो कि इसका अवधि है 2020 से 2025। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष यानी वर्तमान में जो वित्तीय वर्ष चल रहा है 2024-25 के लिए इसमें कुल 5040 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों ये आंकड़े याद रखिएगा। 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024 चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5040 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, अब 7 निश्चय पार्ट 2 का जो पहला निश्चय है वो क्या कौन सा है? तो 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला निश्चय है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इसके तहत क्या है भाई? तो राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी IIT एवं प्रत्येक पॉलिटेक्निक संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उद्योग विभाग द्वारा उद्यमिता विकास हेतु चलाए गए विभिन्न योजनाएं इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन सी योजना? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना और चौथी योजना है मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। ये 4 योजनाएं चलाए जा रहे हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के पहला निश्चय जो है युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत। ये आंकड़े आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे 7 निश्चय पार्ट 2 के दूसरे निश्चय के तहत। तो दूसरा निश्चय क्या है? सशक्त महिला, सक्षम महिला, ठीक है। इसके तहत क्या है भाई? तो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अन्य महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो उच्चतर शिक्षा हेतु यानी हायर एजुकेशन हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन के अंतर्गत शिक्षा विभाग द्वारा जब प्रोत्साहन दी जाती है उसके अंतर्गत इंटर या इक्विवेलेंट उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं के लिए 25,000 रुपये की दर से एवं स्नातक व समकक्ष उत्तीर्ण महिलाओं के लिए 50,000 रुपये की दर से प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। इसके तहत तो 7 निश्चय पार्ट 2 के दूसरे निश्चय सशक्त महिला, सक्षम महिला के तहत। इसके तहत जो तीसरा निश्चय है वो कौन सा है? तो हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये तीसरे निश्चय को सफल बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार के कुल 3 विभागों को इन कार्यों के लिए लगाया गया। कौन कौन से विभाग? तो जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और कृषि विभाग इसके अंतर्गत काम कर रहे हैं। किसके लिए? तो हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए। 7 निश्चय पार्ट 2 के चौथा निश्चय है स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। इसके तहत क्या है भाई? तो सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट पंचायती राज ऊर्जा विभाग के तहत लगाए जाने का प्रावधान है और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 276 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के लिए 276 करोड़ रुपये का प्रावधान इस वित्तीय वर्ष में किया गया है तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान का द्वितीय चरण योजना क्रियान्वित है वर्तमान में। अब 7 निश्चय पार्ट 2 का जो 5वां निश्चय है वो है स्वच्छ गांव। तो स्वच्छ हो गया, अब स्वच्छ शहर विकसित शहर। इसके तहत क्या है? तो ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सभी शहरों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत सौदाह गृह सहित मोक्षधाम का निर्माण वित्तीय वर्ष 2000 करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में 50 करोड़ का रुपये का प्रावधान किया गया है। अगला जो है 7 निश्चय पार्ट 2 का जो छठा निश्चय है वो है सुलभ संपर्कता। इसके तहत ग्रामीण पथों की संपर्कता को बढ़ाया जा रहा है। अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना के तहत कुल 1623 पथ प्रस्तावित है। इसकी कुल लंबाई 12,250.32 किलोमीटर है और 7 निश्चय पार्ट 2 का जो 7वां निश्चय है वो है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। तो इसके तहत कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखना है? तो लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता जो ये सुनिश्चित करेगा स्वास्थ्य विभाग, ठीक है। बेहतर उपलब्धता के लिए 243 विधानसभा क्षेत्रों में, बिहार में 243 विधानसभा क्षेत्र है, इन हर विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 5 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कराया जा रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात है इसमें बाल हृदय योजना चलाया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2021 में संचालित इस योजना के अंतर्गत यानी बाल योजना हृदय योजना के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 2024 तक 1134 बच्चों का सफलतापूर्वक इलाज
कराया जा चुका है बाल हृदय योजना के तहत। ठीक है, तो ये 7 निश्चय पार्ट 2 के 7 निश्चय से संबंधित आंकड़े यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों आज का वीडियो को भी हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे ध्यान से सुनिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।